After discussing moment of inertia and its significance and its formulas, we will now see the important theorem. It is called as perpendicular axis theorem. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को बेटे डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को जो है कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं, उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बिल्कुल आसान हो जाएगा समझना। पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, आपको लिखना नहीं है, बस वीडियो देखना है, बाद में मैं लिखवाऊंगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में जो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं वो है प्लेनर ऑब्जेक्ट क्या होता है। प्लेनर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये देखो मेरे बेटी, प्लेनर ऑब्जेक्ट मतलब होता है फ्लैट ऑब्जेक्ट। अ फ्लैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। सो अगर आपको कोई पूछेगा बेटा प्लेनर ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे सर इट्स अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। जैसे ये ट्रे है, दिस ट्रे, आई कैन कॉल दिस ट्रे इट इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट, फ्लैट ऑब्जेक्ट। जैसे दरख्त का पत्ता होता है पूरा फ्लैट, इट इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। तो प्लेनर ऑब्जेक्ट अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें डेफिनेशन, प्लेनर ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास सिर्फ दो डायमेंशंस होंगे, लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा। जैसे आपका शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर को आप प्लेनर ऑब्जेक्ट मान सकते हो आराम से, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे क्या ये प्लेनर ऑब्जेक्ट है, आप बोलोगे नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट फ्लैट, इसका एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, फ्लैट नहीं है, इट इज नॉट अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं मेरे बेटे कोई ढक्कन, इसका ये देखो, ये चलो इसको देखो आप, इज इट अ प्लेनर ऑब्जेक्ट? यस और नो? नो, इट इज नॉट अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ गुड वॉल्यूम, इट इज नॉट अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट प्लेनर। ओके, अगर मैं आपको बोलूं मेरे बेटे ये टिकट, इंडिगो का टिकट है, ये देखो, इज इट अ प्लेनर ऑब्जेक्ट? यस, इट्स अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। क्यों? इट्स अ फ्लैट, इसके पास दो ही चीजें, लेंथ और ब्रेड्थ। वेरी गुड। मैं आपको बोलूंगा एक रिंग है, रिंग, इज रिंग अ प्लेनर ऑब्जेक्ट? यस, रिंग इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट, क्योंकि परफेक्टली अगर रिंग ऐसे रखोगे इट्स फ्लैट। डिस्क, डिस्क इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। रेक्टेंगुलर शीट, इट इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। स्क्वायर ट्रे, इट इज अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। रेक्टेंगुलर ट्रे, इट्स अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। पैरेललोग्राम, इट्स अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। एंड ट्रायंगुलर प्लेट, इट्स अ प्लेनर ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोगों को बेटे प्लेनर ऑब्जेक्ट समझने में कोई बात नहीं, मुश्किल तो नहीं होगा। ऐसी कोई भी चीज जो फ्लैट होगी पूरा, उसको हम प्लेनर ऑब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा होता है प्लेन ऑफ द बॉडी। ध्यान से देखो, दूसरा होता है प्लेन ऑफ द बॉडी। प्लेनर ऑब्जेक्ट का प्लेन, प्लेन मतलब ये देखो बेटे, आपको ऐसे समझाऊंगा मैं, ध्यान से देखो। Let us suppose it is a planar object. This tray, it is a planar object. Okay? This tray is a planar object. ऐसे मैं रखूंगा, this is a planar object. जो कोई भी लाइन आप इस प्लेनर ऑब्जेक्ट पे ड्रॉ करोगे, प्लेनर ऑब्जेक्ट पे जो कोई भी लाइन आप ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो, मगर प्लेनर ऑब्जेक्ट पे लकीर मारो, कोई भी लकीर मारो, इस ट्रे पे मैं कोई भी लकीर मारूंगा, ऐसे ही देखो, ये एक लाइन है, ट्रे पे मारा, ये एक लाइन है, ट्रे पे मारा, ऐसे लाइन मारो ट्रे पे, ऐसे। एनी लाइन विच यू ड्रॉ ऑन दिस, you call all those lines lie in the plane of the body. All those lines lie in the plane of the body. What do you mean by all those lines lie in the plane of the body? Any line which you draw on the body, on the plane body, they are all the lines lying in the plane of the body. जरा अभी इस प्लेन में लाइन ड्रॉ करो, अगर ऐसे है, अब लोग सर ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो, they are all the lines in the plane. हाँ, what is out of plane? ये देख मेरे बेटे, अगर ये एक्सिस को, ये पेन को हम एक्सिस मान, ऐसे एक्सिस रखूंगा, इट इज आउट ऑफ प्लेन, क्योंकि ये इस पे नहीं आपने लाइन दिया, इट इज आउट ऑफ प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्योंकि ये एक्सिस यहां से आके बीच में से वहां से वापस निकलेगा। सो दिस इज द एक्सिस, इट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, इट इज आउट ऑफ द प्लेन। या ऐसे अगर रखूंगा, आउट ऑफ द प्लेन, 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 ऐसे अगर रखूंगा, आउट ऑफ द प्लेन। सो एक्सिस दो तरह की होती है। नंबर वन, those axes which lie in the plane of the body. Number two, those axes
which come out of the plane of the body. अगर मैं ऐसे एग्जांपल दूं मेरे बेटे, it is a tray. जरा ये देखो, what is this axis? ये तो मैंने बॉडी पे लाइन बनाया, it is planar axis, प्लेन में है. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन में है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन में है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लेन में है. किसके प्लेन में है? बॉडी के प्लेन में. कोई भी लकीर जो आप मारोगे इस टाइम, ये सारी की सारी एक्सिस इन द प्लेन ऑफ द बॉडी है. अच्छा, अगर मैं पेन ऐसे रखूं, एक्सिस ऐसे एक्सिस रखूं, इट इज नॉट इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, इट इज आउट ऑफ द प्लेन एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी. वेरी गुड, वेरी गुड. तो अगर मैं ये बोलूंगा व्हाट इज दिस एक्सिस, जरा इस एक्सिस को डिफाइन करो. आप बोलोगे सर इट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी. ये देखो पूरा डिस्क्रिप्शन एक्सिस का. इट इज एन एक्सिस passing through the center of the body and it is perpendicular to the plane of the body. अच्छा, अगर ये एक्सिस को मुझे डिस्क्राइब करना होगा, ये एक्सिस को क्या लिखूंगा, ये एक्सिस को क्या लिखूंगा? वेरी गुड. इट इज ऑल्सो एन एक्सिस passing through the center of the body. This is also an axis passing through the center of the body, but it lies in the plane of the body. This lies perpendicular to the plane of the body. This lies in the plane of the body. क्योंकि ये हमने बॉडी पे ही लाइन मारा, तो ये प्लेन में है. तो एक्सिस को पूरा स्पेसिफाई, जब भी आप एक्सिस लिखोगे उस पे पूरा स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा एक्सिस है, कहां से पास हो रहा है, क्या बॉडी के प्लेन में है, क्या बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर है, क्या सेंटर से पास हो रहा है. अच्छा, अगर मैं ऐसे एक्सिस रखूंगा, ऐसे, तो इसको क्या लिखोगे? इट इज एन एक्सिस. It is an axis in the plane of the body and passing through one of the edges of the body. ये देखो, इसको मैंने बोला passing through the center, इसको बोलूंगा passing through one of the edges of the body. That is how an axis is described. Either it is in the plane or it is out of the plane. तो ये सब हमें लिखना पड़ता है. Okay? So हमने देखा axis दो तरह की होती है. Number one, there are axes which lie in the plane of the body. Those axes which can simply draw lines on the body, those are all the axes lying in the plane of the body, and there are some axes which come out of the plane of the body. Okay, two types of axes. चलो मेरे बेटे, ये हो गया फिलहाल इंट्रोडक्शन. अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है ये बोलता क्या है, मैं आपको समझाता हूं ये क्या बोलता है. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है मैं आपको समझाता हूं. बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. ये देखो, यहां पर मैं एक बॉडी बनाऊंगा, ध्यान से देख. सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इट डिस्कसेस थ्री एक्सिस. इसमें तीन एक्सिस का रिक्वायरमेंट है. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तीन एक्सिस का रिक्वायरमेंट है. नंबर वन, एक्सिस नंबर वन, एक्सिस नंबर टू. मतलब दो एक्सिस ऐसी होनी चाहिए विच लाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी. जैसे ये, इसको हम एक्स एक्सिस मानेंगे और ये वाई एक्सिस. क्या ये एक्सिस है लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी? यस. क्या ये एक्सिस है लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी? यस. सो टू एक्सिस मस्ट बी लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी. तो यहां पर एक है एक्स, दूसरा है वाई. दे आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दूसरा कंडीशन. सो फर्स्ट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कंडीशन, क्या क्या होना चाहिए ताकि हम ये थ्योरम को अप्लाई कर सके. बाद में एक सेकंड का काम है ये थ्योरम बोलता क्या है. तो पहला जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर वन इज देयर मस्ट बी थ्री एक्सिस. तीन में से जो दो एक्सिस है वो बॉडी के प्लेन में होने चाहिए और आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. वेरी गुड. जो तीसरा एक्सिस है, तीसरा एक्सिस इस बॉडी के प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए. मतलब ऐसे, ये तीसरा एक्सिस है. ये एक्सिस जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी एंड इज पासिंग थ्रू द सेंटर, सॉरी, एंड इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये देखो, तीसरा एक्सिस क्या होना चाहिए? तीसरा एक्सिस होना चाहिए नंबर वन परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये भी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये भी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये भी तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये भी तो परपेंडिकुलर. नहीं, ऐसा नहीं, कोई भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं चलेगा.
perpendicular to the plane and passing through point of intersection. Point of intersection है ये, किसका point of intersection? X axis और Y axis का. This is the point of intersection. So तीसरा axis must be perpendicular to the point of intersection. Must be perpendicular to the plane of the body and passing through the point of intersection. इस एक्सिस को हम बोलते हैं Z एक्सिस, क्योंकि ये अगर X है, ये अगर Y है, तो ये Z है. अब मुझे बोर्ड पे बनाना है, तो बोर्ड पे मैं ऐसे बनाऊंगा Z एक्सिस, मगर ये प्लेन में असल में नहीं है, ये ऐसे है. दिस इज द Z एक्सिस. खत्म. मुझे बोल मेरी बेटी क्या कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? नहीं, सॉरी, व्हाट आर द कंडीशंस which must be fulfilled for perpendicular axis theorem to get applied? Condition number one, we must have three axes. Okay. Out of the three, two must be lying in the plane of the body and one must be lying perpendicular to the plane of the body, but passing through the point of intersection of the two planar axes. अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है अगर आपको अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है बॉडी का, लेट अस सपोज दैट इज Ix. अबाउट दिस एक्सिस आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेट अस सपोज दैट इज Iy. ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है. इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू प्लेनर एक्सिस, अबाउट x axis it's Ix, about y axis it is Iy, you can determine the planar the moment of inertia about the third axis, which is the Z axis. कैसे? Perpendicular axis थ्योरम बोलता है moment of inertia about the Z axis is equal to moment of inertia about the x axis plus moment of inertia about the y axis. खत्म बात. This is the perpendicular axis theorem. Moment of inertia about x axis plus moment of inertia about y axis gives the moment of inertia about Z axis. That is the perpendicular axis theorem. आसान लगा आपको? मुश्किल तो नहीं लगा? तो पहली बात तो है कितनी एक्सिस होनी चाहिए? तीन. कौन कौन? X, Y और Z. X और Y बॉडी के प्लेन में है और आपस में परपेंडिकुलर है. Z परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द बॉडी है और पास होता है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ X एक्सिस एंड Y एक्सिस. दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो आपको समझ में आया होना चाहिए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज है to find the moment of inertia about Z axis if we know the moment of inertia about X axis and Y axis. तो अब मैं आप लोगों को मेरे बेटे इसका जो है मोमेंट ऑफ जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इसको पूरा लिखाऊंगा, स्टेटमेंट, प्रूफ, सब कुछ. पहले हमने समझा, अब हम लिखेंगे. तो अब हम रफ और पेन निकालेंगे, जो मैं लिखूंगा आप भी वो चिपका डालोगे नोटबुक पे. चलो मेरे बेटे लिखो इसको अच्छे से. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जब आपको क्वेश्चन आएगा आप ये लिखोगे. नंबर 1, एप्लीकेबल टू प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, मतलब फ्लैट ऑब्जेक्ट्स. नंबर 2, स्टेटमेंट. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. चलो ये कौन सी एक्सिस है? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. ये Z एक्सिस होती है. ये अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो ये Z एक्सिस होती है. So, जब हम लिखते हैं the moment of inertia of a planar object about an axis perpendicular to its plane, we mean the Z axis. Okay. Is equal to किसके बराबर होता है moment of inertia? Sum of, प्लस करना है किसको? Moment of inertia about any two mutually perpendicular axes. Sum करना है moment of inertia about any two mutually perpendicular axes. For example, कौन कौन? X axis और Y axis. So moment of inertia about x axis को प्लस करना है moment of inertia about y axis. इसलिए इनको बोलते हैं sum of any two mutually perpendicular axes, either x axis or y axis. मगर कंडीशन है this x axis and y axis must be lying in the plane of the body. तो वही हमने लिखा है moment of inertia about any two mutually perpendicular axes in its own plane. ये स्पेसिफाई करना है in its own plane. मतलब जो x एक्सिस और y एक्सिस होने चाहिए ये बॉडी के प्लेन में ही होने चाहिए और आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. वही इसका मतलब है. इंटरसेक्टिंग ईच अदर और इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इधर एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट. किस पॉइंट पे?
through which the perpendicular axis passes. Through which the perpendicular axis passes मतलब through which the z axis passes. हो गया ना डेफिनेशन कंप्लीट. तो इस डेफिनेशन को हमें याद करना है अच्छे से. फिर मैथमेटिकली क्या लिखना है? iz इज इक्वल टू ix प्लस iy. अगर आप में से कोई चालाक बच्चा होगा वो ये डेफिनेशन याद ही नहीं करेगा, वो सिर्फ याद रखेगा iz इज इक्वल टू ix प्लस iy. फिर बोलेगा x क्या है, y क्या है, z क्या है. जरा बोलो x क्या है. What is x and y? X and y is the moment of inertia about two mutually perpendicular axes and lying in the same plane as that of the body. What is z axis? Iz. It is the moment of inertia about the z axis which pass. It is the moment of inertia about the z axis which is perpendicular to the plane of the body and passes through the point of intersection of x axis and y axis. So that is the definition. We have already cleared it. तो ये आप अच्छे से बेटे कॉपी पे लिखोगे और ये डायग्राम बनाओगे. ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है. अब बोलोगे सर ये क्या है? ये मैं बोलूंगा ये बॉडी है, प्लेनर बॉडी कोई भी. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस. अब हम इसको मेरे बेटे प्रूव करेंगे. तो अगला लिखेंगे प्रूफ. नाउ राइट डाउन द प्रूफ. देखो मेरे बेटे, let us suppose this is a body, कोई भी प्लेनर बॉडी. ये कौन सी एक्सिस? x एक्सिस. ये कौन सी एक्सिस? y एक्सिस. और ये कौन सी एक्सिस? z एक्सिस. वेरी गुड. इस बॉडी पे मैं कोई भी पार्टिकल मानूंगा. लेट अस सपोज दिस इज अ पार्टिकल p, या कोई भी एलिमेंट मानूंगा. एलिमेंट, इस एलिमेंट का जो मास है वो हम रखेंगे dm और ये ऑरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे. ये कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ? ये कौन सा कोऑर्डिनेट? शाबाश. दिस इज द x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट. ओके, तो हम लिखेंगे इसको कंसिडर a body as shown in the figure. मगर कौन सी बॉडी? प्लेनर. इसको लिखना है प्लेनर. Consider planar body as shown in the figure. फिर let x axis and y axis be the two mutually perpendicular axes. X axis and y axis be the two mutually perpendicular axes lying in the plane of the body. और ये दोनों एक्सिस क्या है? X axis और Y axis both lie in the plane of the body. Okay. Also let Z axis be perpendicular to the plane of the body and passing through point of intersection. क्या है point of intersection? O. मतलब जो Z axis है असल में ऐसे है. जो Z axis है, it is an axis perpendicular to the plane of the body and passing through the point of intersection of x axis and y axis which is O. इसको हमने लिखा. Very good. अगला लिखेंगे मेरे बेटे. अगला पॉइंट. अगला पॉइंट लिखिए मेरे बेटे. द मोमेंट ऑफ inertia of the body about x axis मतलब ix
is given by, मैं समझाता हूं, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए बॉडी का अबाउट द एक्स एक्सिस. Ix, moment of inertia of the body about x axis, that is Ix. किसके बराबर होगा? Integration of dm. Very good. What is the distance of this dm from x axis? It is y. x axis से दूरी कितनी है? y. तो लिखिएगा इधर y का स्क्वायर. आप बोलोगे फॉर्मूला कहां से आया? मैं बोलूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर. तो यहां मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस. क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, मगर दूरी लिखूंगा ना एक्स एक्सिस से. डीएम की दूरी एक्स एक्सिस से. सो मेरे बेटे डीएम की दूरी एक्स एक्सिस से तो y है, इसलिए लिखा y स्क्वायर. इसको मानो बेटे इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, व्हाट इज IY? IY means moment of inertia about y axis. क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y axis is इंटीग्रेशन ऑफ dm. अब dm की दूरी y axis से, dm की दूरी y axis से, वो तो ये है, ये dm की दूरी y axis से तो ये है, और ये कितना है? ये तो x है. तो लिखना पड़ेगा x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2. इसका ख्याल रखना है. Moment of inertia about x axis is dm y square and moment of inertia about y axis is dm x square. Integration, integration. Integration क्यों? क्योंकि हम we are dealing with a continuous body. मैं लेक्चर में बता चुका हूं. Okay. Now you do adding 1 and 2. Adding 1 and 2. अगला पॉइंट लिखेंगे बेटे. Adding 1 and 2. Adding 1 and 2. इसका मतलब Ix plus Iy is equal to integration of dm y square plus integration of dm x square. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे बेटे. It implies Ix plus Iy is equal to integration of dm, अंदर लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये एक ही बात है. इसको जब प्लस करूंगा तो दोनों के बदले एक ही इंटीग्रेशन आएगा. डीएम कॉमन निकल के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कॉमन निकाला, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कॉमन निकाला, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वेरी गुड. अब यहां ख्याल रखो, इट इंप्लाइज Ix प्लस Iy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm. हाँ ये देख. अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? ये देखो, ये तो r है, ये इसको लिखेंगे हम r. व्हाट इज r? r इज dm की दूरी फ्रॉम z एक्सिस. समझो इस बात को, समझो मेरे बेटे, इस बात को समझो. ये ना z एक्सिस. वेरी गुड. जरा dm की दूरी z एक्सिस से कितनी? ये यहां, और इसी दूरी को हमने क्या माना बेटे? r. तो व्हाट इज r? r इज dm की दूरी z एक्सिस से. तो वही हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के बदले लिखेंगे r स्क्वायर. वेरी गुड. व्हाट इज r? r इज दूरी. किसकी दूरी? dm की, इसकी एलिमेंट की. कहां से? z एक्सिस से. खत्म. It implies Ix plus Iy is equal to, ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर. dm और इसकी दूरी z एक्सिस से, dm और इसकी दूरी z एक्सिस से. ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इसको लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मगर ये दूरी कहां से है? z एक्सिस से. तो इधर लिखेंगे z. So it is the moment of inertia about z axis. So this is proved. Iz is equal to Ix plus Iy. कहानी खत्म. Iz is equal to Ix plus Iy. तो यही था बेटे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और इसी को हमें अच्छे से डिस्कस करना था. मैंने आप लोगों को पूरा
इस थ्योरम को अच्छे से डिस्कस करके दिया, इसका स्टेटमेंट लिखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, फिर उसको हमने प्रूव भी किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अब आप बोलोगे सर इसको परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों बोलते हैं? मैं बोलूंगा बेटे, अगर आप देखोगे यहाँ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो है, तीनों के तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. X is perpendicular to y, y is perpendicular to x, y is perpendicular to z, z is, all the three axes are mutually perpendicular. That's why this axis is called as the perpendicular axis theorem, because in this axis we only use those axes which are perpendicular to each other. तीन एक्सिस को यूज करते हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और बॉडी के प्लेन में होते हैं. तीसरा प्लेन को ही परपेंडिकुलर होता है और इंटरसेक्शन के थ्रू पास होता है, उसको हमने z एक्सिस बोला. तो हम लिख सकते हैं iz is equal to ix plus iy. That's all about the perpendicular axis theorem, and it is asked as a 5-mark question in your board exams. Now, इसके बाद बेटे हम डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अब आपको समझ में आना चाहिए, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अगर एक्सिस परपेंडिकुलर थे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में एक्सिस पैरेलल होंगे. बहुत ही अच्छी बात है. नाउ वी विल डिस्कस द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. चलो बेटा, अब हम बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम की. वी विल सी व्हाट पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज. तो पहली बात जो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहले आप लिखेंगे नहीं, पहले आप समझेंगे इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और ये बोलता क्या है, उसके बाद मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, फिर आप नोटबुक पे लिख सकते हो. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो है, पहली बात तो है इट कैन बी अप्लाइड टू एनी बॉडी, चाहे 1D हो, 2D हो, 3D हो, किसी भी बॉडी पे आप इसको यूज कर सकते हो. मतलब जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में था, उसमें कंडीशन था बॉडी प्लेनर होना चाहिए या बॉडी फ्लैट होना चाहिए. दैट वाज इन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम हैज नो सच लिमिटेशन. इसमें आप जिधर मर्जी इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई इसमें रोकथाम नहीं है. You can apply it anywhere. So, let us suppose this is a body. कोई भी बॉडी हो, सर्कल हो सकता है, रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रॉड हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है. इसलिए मैंने जनरल शेप्ड बॉडी बनाया, मतलब कोई भी बॉडी है. और लेट अस सपोज ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है. पहली एक्सिस पास होनी चाहिए through the center of mass, and let us suppose the moment of inertia of the whole body about this axis, इसको हम नाम रखेंगे xy. It is passing through the center of mass, and let us suppose the moment of inertia is ic. What do you mean by ic? ic मतलब moment of inertia of the whole body about an axis passing through the center of mass. So दो एक्सिस की जरूरत यहां पे पड़ती है. परपेंडिकुलर एक्सिस पे तीन की जरूरत पड़ती थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है. उनमें से जो एक एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए. बॉडी का एक पॉइंट होता है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, वो आपको इसी में पढ़ाएंगे. और जो दूसरा एक्सिस है, दूसरा एक्सिस इट मस्ट बी, लेट अस सपोज इसका नाम रखेंगे एक्सिस ए एंड एक्सिस बी. इट मस्ट बी पैरेलल टू दैट एक्सिस. So there are two axes. Number one, an axis which is passing through the center of mass, and number two, an axis which is not passing through the center of mass but is parallel to the axis passing through the center of mass. So you have two axes which are parallel to each other. That's why it's called as parallel axis theorem. You have two axes which are parallel to each other. One is passing through the center of mass and another is parallel to that axis. ओके, तो दो एक्सिस हमें समझ में आई कि कैसी होनी चाहिए. और लेट अस सपोज ये दो एक्सिस है, इनके बीच की दूरी है d. सो d इज द डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस? बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. कौन सी टू पैरेलल एक्सिस? वन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड अनदर इज पैरेलल. एंड लेट अस सपोज IP is the moment of inertia of the body about an parallel axis. So इस body का moment of inertia about this axis is IC, और इसी body का moment of inertia about this axis is IP. Now how are these IP and IC related? That is the parallel axis theorem.
आईपी और आईसी के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, उसी को हम बोलते हैं बेटे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और क्या कहता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? आईपी moment of inertia about the parallel axis is equal to IC moment of inertia about the axis passing through the center of mass plus m is the mass of the body, d square, d is the distance between the two axes. This is the parallel axis theorem. तो क्या कहता है parallel axis theorem? Moment of inertia about any parallel वाली axis is equal to the moment of inertia about center वाली axis. Center वाली मतलब center of mass वाली axis plus mass of the body multiply by दूरी का square. दूरी कौन सी मेरे बजाय? पैरेलल एक्सिस वाली दूरी, मतलब दो पैरेलल एक्सिस के बीच का जो दूरी है उसका स्क्वायर. दिस इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सो अगर मुझे इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलना होगा, जरा क्या लिखूंगा? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस is equal to the moment of inertia of the body about an axis passing through the center of mass plus the product of mass of the body and square of the distance between the two axes. This is the statement of parallel axis theorem. अब हम मेरे बेटे इसको अच्छे से लिखेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस बॉडी पे अप्लाई होता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, और फिर मैं लास्ट में मेरे बेटे इसका प्रूफ दूंगा. तो नाउ वी विल राइट रफ और कॉपी निकालो और इस चीज को मेरे बेटे नोट करो. चलो मेरे बेटा लिखो इसको, इस लाइन को अच्छे से लिखो, मैं डिक्टेट करता हूं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम नंबर 1, इट कैन बी अप्लाइड टू प्लेनर एज वेल एज 3D ऑब्जेक्ट्स. नंबर 2, स्टेटमेंट. The moment of inertia of a body about any axis is equal to its moment of inertia about a parallel axis passing through its center of mass plus the product of mass of the body and square of the distance between the two axes. ये देखो, moment of inertia of the body about any parallel axis is equal to the moment of inertia of the body about an axis passing through the center of mass plus product of mass of the body and square of the distance between the two axes. और ये डायग्राम बनाओ. डायग्राम में बेटे एक बॉडी बनाओ, एक्सिस को पास करो थ्रू द सेंटर ऑफ मास और दूसरी एक्सिस को पैरेलल बनाओ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज x. The distance between the two axes is d. So these are the two parallel axes, one passing through the center of mass, another parallel to that axis, and the distance is d, and then we write down Ip is equal to Ic plus md square. ये हो गया मेरे बेटे, और ये डायग्राम साथ में. अब हम इसको मैथमेटिकली जो है प्रूव करने वाले हैं कि जो भी हमने बोला वो सही है. So now we will prove this equation mathematically. चलो मेरे बेटे लिखो प्रूफ. कंसिडर अ बॉडी एज शोन इन द फिगर. क्या है फिगर? ये देखो, इट इज अ बॉडी. बनाओ, और ये बनाओ मेरे बेटे पॉइंट. इधर लिखो COM. CO मतलब इट इज द सेंटर ऑफ मास. ओके, लेट IC and IP be the moment of inertia of the body about the drawn axis. Let us suppose we have two axes. One is passing through the center of mass and another is parallel to this axis. इसको ऐसे बनाओ और इसको ऐसे बनाओ. About this, let us suppose moment of inertia is IC, and about this, let us suppose the moment of inertia is IP. वही हमने लिखा, let IC and IP be the moment of inertia of the body about the drawn axis. Drawn मतलब जो बनाई हुई. ठीक है. अगला, let D be the
distance between the two axes. How much is the distance between the two axes मेरे बेटे? Let us suppose it is d. तो ये हमने वापस वही बनाया, मतलब जो हमने बनाया उसको हम लिख रहे हैं कि हमने क्या बनाया, क्योंकि एग्जामिनर को कहां पता होता है कि आपने क्या बनाया. ठीक है, चलो जी. तो इतना आप पहले नोट करो, उसके बाद में मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा. नोट इट डाउन. Now let us prove this. Now let us prove. देखो बेटे, प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये अब हमें पता ही है, इट्स द सेंटर ऑफ मास. इसको ऐसे लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास. दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ मास. ओके, मैं यहां पर एक एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा, मास एलिमेंट. इसका नाम मैं रखूंगा dm. वेरी गुड. लिखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ip is given by लिखेंगे ip is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dm. देखो, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए पूरी की पूरी बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस, तो ip चाहिए. लिखा मैंने ip is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dm. इतना हमें आता है इंटीग्रेशन. फिर दूरी, किसकी दूरी? dm की दूरी इस एक्सिस से. लेट अस सपोज ये दूरी जो है, ये पूरी की पूरी दूरी में मानूंगा r. तो dm की दूरी जो है इस एक्सिस से कितनी है? r. तो लिखेंगे r स्क्वायर, क्योंकि यहां हमेशा एक्सिस वाली दूरी लिखनी होती है. हियर वी हैव सिलेक्टेड मास एलिमेंट dm जो इस एक्सिस से कितनी दूरी पर है? r. मैंने इसलिए लिखा ip इज इक्वल टू रूट ऑफ dm r स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब लिखेंगे ये वाली दूरी जो है इसको आप x मानो. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ip इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर के बदले, देखो मैं क्या लिखूंगा, r स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूं यहां से लेकर यहां तक कितना है? d प्लस यहां से लेकर यहां तक कितना है? x का होल स्क्वायर. इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं. मैंने इस r के दो पार्ट्स किए. r के दो पार्ट्स है, यहां से यहां तक वो d है, यहां से यहां तक वो x है. d प्लस एक्स इज r. तो इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं r स्क्वायर के बदले d प्लस एक्स का होल स्क्वायर. वेरी गुड. इसका मतलब हुआ मेरे बेटे ip इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm. इसको खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. वेरी गुड. d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2dx. शाबाश 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 मेरे बेटे. यहां तक कॉपी करने के बाद वापस ऊपर, वापस ऊपर. It implies ip is equal to, अब देखो, इंटीग्रेशन dm d स्क्वायर, dm इंटू d स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm 2dx. ये मतलब मैंने ये इंटीग्रेशन ऑफ dm सबको मल्टीपल किया. इंटीग्रेशन ऑफ dm d स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm 2dx. सबको अपना अपना दे दिया, मल्टीपल किया. वेरी गुड. इसका मतलब हुआ ip इज इक्वल टू, जब मैं छोटे छोटे मासेस को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे कैपिटल M मिलेगा, md स्क्वायर. यहां पर d is the distance between the two axes and this d is a constant. ये असल में इंटीग्रेशन से बाहर आता है d स्क्वायर. फिर बचता, अच्छा चलो मैं अच्छे से करता हूं, आपको शायद समझ नहीं आएगा. This d, it is a distance between the two axes and it is a constant. इसलिए ये d स्क्वायर बाहर आएगा. इंटीग्रेशन किसका होगा? dm का. तो ये d स्क्वायर बाहर आया, इंटीग्रेशन dm का हुआ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर. इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर, it is ic
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आएगा ना इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, तो इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर के बदले आईसी लिखा, प्लस ये जो चीज है ये जीरो है। अब आप बोलोगे, यहां आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये कैसे जीरो है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वसीम सर देंगे सेंटर ऑफ मास में। जब आप सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे वहां पर ऐसा एक इक्वेशन आपको मिलेगा जिसका आंसर आएगा जीरो। तो फिलहाल हमें इसको याद रखना पड़ेगा। सो तीन चीजें, इस इंटीग्रेशन और इस इंटीग्रेशन से का क्या होता है ये मैंने क्लियर किया। फिर से एक बार, इस वाले इंटीग्रल का क्या होगा, डी स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर है ये वाला है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मगर किसका, इट इज आईसी, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस, इसलिए हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एक्स स्क्वायर के बदले आईसी। तो आईसी प्लस ये वाला मैंने जीरो लिखा, ये आपको सेंटर ऑफ मास से पता चल जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये पुराना था, इसको हटा दियो। इसका मतलब हुआ मेरे बेटे आई पी इज इक्वल टू, अब मैं इसको लाऊंगा पहले, आई सी प्लस, अब इसको देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इट इज कैपिटल एम। जब छोटे छोटे मास को इंटीग्रेट करोगे तो पूरी की पूरी बॉडी का मास मिलेगा, इसको कैपिटल एम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय अपना डी स्क्वायर। ये देखो प्रूव हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, इसको ये लिख दिया, इसको आईसी लिख दिया, इसको जीरो लिख दिया। इसी को आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस द डेरिवेशंस। एक प्रूफ को 2-3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से याद रहता है कि कैसे प्रूव करना है। सो वी हैव डिराइव्ड a theorem, and this theorem we call as the parallel axis theorem, which says IP is equal to IC plus MD square. Okay. So इसी के साथ बेटे हमने perpendicular axis theorem भी खत्म किया, हमने parallel axis theorem भी खत्म किया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूंगा। किस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, रॉड का कितना है, रिंग का कितना है, डिस्क का कितना है, सिलेंडर का कितना है, उसका क्या, इसका क्या, वो चार्ट एक होगा पूरा, वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा मेरे बेटे। जब तक आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद नहीं होगा किस बॉडी का कितना है, आप तब तक रोटेशनल डायनामिक्स नहीं पढ़ सकते हो। So in moment of inertia, the most important thing which we have to remember is कि किस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो वो हमें पढ़ना पड़ेगा। और उसी के बाद इमीडिएटली बाद मैं आपको रेडियस ऑफ गायरेशन बताऊंगा। रेडियस ऑफ गायरेशन 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। So now I am going to draw a chart, and in that chart you will remember how much is the moment of inertia of different objects about the different axes. That is what we are going to do now. चलो मेरे बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चार्ट जितना मैं इस पे कराऊंगा आपको उतना ही याद रखना है। पहले ये एक रॉड है और ये उसका एक्सिस है। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ml स्क्वायर बाय 12। m इज द मास ऑफ द रॉड, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड, 12 आपको पता है। ओके, दूसरा ये रिंग है, एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये क्या है, ये क्रॉस है, मतलब इट इज एन एक्सिस। क्रॉस मैंने हमेशा बोला है, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इट इज एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे क्रॉस मतलब ये एक्सिस। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना है, mr स्क्वायर। m इज द मास ऑफ द रॉड, रिंग, r इज द रेडियस। इसी तरह डिस्क का, इट इज अ रिंग, इट इज अ डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस क्रॉस, क्रॉस मतलब ये एक्सिस कितना है, mr स्क्वायर बाय 2। रिंग का है mr स्क्वायर, डिस्क का है mr स्क्वायर बाय 2। अच्छा, इसी तरह ये एक हॉलो सिलेंडर है और ये एक्सिस है कितना, mr स्क्वायर, मतलब जितना रिंग का है उतना हॉलो सिलेंडर का भी है। फिर सॉलिड सिलेंडर, हॉलो मतलब अंदर से खोखला, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ। अब सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस डैश 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 कितना है,
mr²/2, मतलब जितना डिस्क का है उतना सॉलिड सिलेंडर का भी है। दिस इज द मिनिमम इंफॉर्मेशन विच यू रिक्वायर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब और 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मैं बोलूंगा, बस इन्हीं 5 ऑब्जेक्ट्स का आपको याद रखना है। आप अगर अपनी बुक्स खोलोगे, बुक्स में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चार्ट होता है, कोई बात नहीं, आप वो सब छोड़ के जितना मैं बोलूंगा उतना कर सकते हो। Very good. Now I will give you 2 more objects. One will be a hollow sphere, another will be a solid sphere. तो मैं बनाऊंगा। देखो बेटे, this is the hollow sphere और ये सेंटर है, ये एक्सिस है, मतलब एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इज द डायमीटर। सेंटर से ऑब्वियसली डायमीटर, सो इट इज कॉल्ड एज अ डायमीट्रिक एक्सिस। One axis which passes through the center and is the diameter of the sphere. So a hollow sphere है, मतलब अंदर से खोखला है। इसका कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/3 mr²। m is the mass of the sphere, r is the radius। इसी तरह ये solid sphere है, इसका भी एक्सिस कहां से पास हो रहा है? थ्रू द सेंटर, और ये एक्सिस ही डायमीटर है, इसको हम डायमीट्रिक एक्सिस बोलते हैं। तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हॉलो में है 2/3, सॉलिड में है 2/5 mr²। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप लोगों को ये याद नहीं है बेटे, तब तक आप आगे कितना भी देखो सारा रोटेशन मोशन जाया होगा। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज जिन ऑब्जेक्ट्स के मैंने बोले, ऑलमोस्ट ये 4, 6, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 8 ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बेटे दिमाग में होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो रोटेशन मोशन मत देखो। अगर आपको ये मिनिमम इतना याद है तो हमारा रोटेशन मोशन आराम से बेटे क्लियर होगा, आराम से हम इसको समझ सकते हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू यू इज, इस चार्ट को याद रखो कि किस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के थ्रू कितना है। याद क्या रखोगे? बॉडी कौन सी है, एक्सिस कौन सी है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वो ये चार्ट में सब कुछ है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एंड दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ वी विल सी व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो बेटे, अब हम अपना लास्ट टॉपिक देखेंगे, इसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? लेट अस सपोज वी हैव हियर अ पार्टिकल, इसका मास m है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर? r1। ये दूसरा पार्टिकल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर? r2। ये तीसरा पार्टिकल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर बेटे? r3। इस तरह nth पार्टिकल है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर? rn। What is the radius of gyration of the whole body about this axis? It is written as K, radius of gyration is equal to under root of particle 1 की दूरी कितनी? r1, लिखो r1² प्लस particle 2 की दूरी कितनी? r2, लिखो r2² प्लस particle 3 की दूरी कितनी? r3, तो लिखो r3² प्लस so on up to rn। पार्टिकल n की दूरी rn² whole divided by number of particles n। This is the radius of gyration। कुछ नहीं है, हर किसी पार्टिकल की दूरी का क्या करो पहले? स्क्वायर, r1 दूरी का स्क्वायर प्लस r2 दूरी का स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn²। फिर वो सारी दूरियों का मीन निकालो। मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब डिवाइड बाय n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर वो सबको रूट करो, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इसको क्या लिखेंगे? इट इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द different particles from an axis of rotation। फिर से देख, it is the root mean square of the distances of the different particles from an axis of rotation। अब सर ये क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। किन का रूट मीन स्क्वायर? डिस्टेंसेस का। अब सर ये क्या होता है? देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन इज पहले रूट, उसके बाद मीन। किसका मीन? डिस्टेंसेस का नहीं,
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इसका मतलब r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर, वही लिखा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर, सो इट इज द रूट ऑफ मीन स्क्वायर डिस्टेंस, मीन मतलब डिवाइडेड बाय n, एवरेज divided by number of particles. So that is the radius of gyration. It is the root mean square of the distances of the different particles from axis of rotation. Okay. अगला लिखो. Mathematically, K is equal to this. Radius of gyration of a body about an axis is calculated by using the formula I is equal to mk square. ये मैं समझाता हूं. अगर आपको किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, मतलब k निकालना है, आपको उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए. अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसको इक्वल टू mk स्क्वायर करो, वहां से k निकालो, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. बस इतना ही वहां पर लिखना है आपको. दिस इज द कांसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. एंड according to the concept of radius of gyration, if we know the moment of inertia of a body about a particular axis, we can calculate its k. K is the radius of gyration. ये किस काम आता है हमें आगे पता चलेगा रोटेशनल मोशन में. मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिसपे मैं आपको बॉडीज का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के दूंगा. ठीक है बेटे. फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको नोट नहीं करना है, कुछ एग्जांपल दूंगा मैं. बाद में मैं चार्ट बनाऊंगा और उस चार्ट में रेडियस ऑफ गायरेशन होगा हर किसी बॉडी का. देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि भाई देखो ये रॉड है, इस रॉड का मुझे रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के दो अबाउट दिस एक्सिस, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर. आप बोलोगे सर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml स्क्वायर बाय 12, मैंने लिखाया. अगर आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ml स्क्वायर बाय 12, इसी को करो इक्वल टू mk स्क्वायर, mm कैंसल. इसका मतलब हुआ k इज इक्वल टू, जरा k स्क्वायर को उधर डालो तो रूट l स्क्वायर रूट कैंसल, l बाय अंडर रूट ऑफ 12 निकला. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल टू mk स्क्वायर करना है, वहां से k निकलेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन l बाय रूट 12. अच्छा चलो मैं बोलूंगा ये हॉलो स्फीयर है, जरा हॉलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के दो अबाउट दिस एक्सिस. अब बोलोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/3 mr स्क्वायर, इसी को करेंगे इक्वल टू mk स्क्वायर, m कैंसल. इसका मतलब हुआ बेटे k इज इक्वल टू, जरा k निकाल, स्क्वायर को उधर डालो, रूट स्क्वायर रूट कैंसल, इसको रूट आएगा तो आएगा अंडर रूट ऑफ 2/3, और नर्सरी में पास हुए हो ना स्क्वायर रूट आपको आता है. तो निकला हमें रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द हॉलो स्फीयर. खत्म. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, उसको इक्वल टू mk स्क्वायर करो, रेडियस ऑफ गायरेशन मिलेगा. खत्म. नाउ आई विल गिव यू अ चार्ट. उस चार्ट पे मैं रेडियस ऑफ गायरेशन के वैल्यूज लिखूंगा, और जैसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है वैसे आपको रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज़बानी याद होना चाहिए कि किस बॉडी का कितना है. इससे हमें आगे जाकर के फायदा मिलता है. सो जब आपको दो चीजें याद रहेंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी एंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट दैट एक्सिस, तब जाकर के आप रोटेशनल मोशन देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देखना. चलो बेटे पहले हम तीन चीजों का करते हैं, रॉड का, रिंग का, डिस्क का. रॉड का मैं रेडियस ऑफ गायरेशन लिख रहा हूं l बाय रूट 12, इसका लिख रहा हूं r, इसका लिख रहा हूं r बाय रूट 2. आप बोलोगे कैसे? मैं इनका प्रूफ दूंगा साइड में. बताओ रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लिखोगे ml स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू करो mk स्क्वायर, m कैंसल, k इज इक्वल टू l बाय रूट 2 आंसर, रूट 12 आंसर. अब रिंग का देखो, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, वो आपको भी याद है mr स्क्वायर, मैंने दिया है चार्ट, इक्वल टू करो mk स्क्वायर, mm कैंसल, k इज इक्वल टू r, k इज इक्वल टू r. खत्म. इस तरह डिस्क का, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, इट इज mr स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू करो mk स्क्वायर, mm कैंसल, k खुद आएगा बराबर r बाय रूट 2. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वल टू mk स्क्वायर करना है, k का वैल्यू निकालना है, दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. काम खत्म हो गया. शाबाश. अब हम इसी तरह देखेंगे हॉलो
स्फीयर, सॉरी, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, और हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। वेरी गुड। चलो मेरे बेटे, दिस इज हॉलो सिलेंडर, इसका K इज इक्वल टू R। दिस इज सॉलिड सिलेंडर, इसका K इज इक्वल टू R बाय रूट 2। यहां से आपको समझ में आना चाहिए हॉलो सिलेंडर और रिंग का सेम, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क का सेम। चलो, हॉलो स्फीयर K इज इक्वल टू रूट 2 बाय 3 इंटू R, सॉलिड स्फीयर K इज इक्वल टू रूट 2 बाय 5 इंटू R। ये याद होना चाहिए। तो अभी तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप लोगों को जो है आपका पूरा टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खत्म हो गया। मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, रेडियस ऑफ गायरेशन, और रेडियस ऑफ गायरेशन किस चीज का कितना होता है, ये आपको पता है। तो अब मेरे बच्चे याद रखना कि किस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और किस ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, ये आपको याद होना चाहिए। तो उसके बाद हम आगे जाकर के अपना आगे वाला जो पोर्शन है रोटेशनल मोशन का वो कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा मेरे बेटे रोटेशनल मोशन में, अगला टॉपिक हमारा होगा एंगुलर मोमेंटम एंड रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। होपफुली we'll be uploading it tomorrow.